हेलो बच्चों, let us read the question and the question says which of the following statement regarding hydrides is incorrect। आपको बताना है हाइड्राइड्स के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए, आयनिक हाइड्राइड्स आर क्रिस्टलीन, नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स एक्ट एज लुईस एसिड और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ऑप्शन सी, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 form electron deficient hydrides. Option D, elements of group 15 to 17 form electron precise hydrides। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले समझ लेते हैं इसके की कंसेप्ट को, और की कंसेप्ट में आपको पता होना चाहिए अबाउट हाइड्राइड्स कि हाइड्राइड्स क्या होते हैं, किसको हम हाइड्राइड्स कहते हैं एक्चुअली। सो हाइड्राइड्स बेसिकली आपके वो कंपाउंड्स होते हैं या वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आप एक मेटल या एक नॉन मेटल को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करने के बाद बनाते हो। तो जनरली हम इनको बोलते हैं दे आर बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी यानी इसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स होंगे, एक हाइड्रोजन होगा और एक कोई अदर एलिमेंट होगा। तो हम लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ द एलिमेंट्स मेटल और नॉन मेटल, तो दोनों हो सकते हैं, या तो मेटल भी हो सकता है या तो नॉन मेटल भी हो सकता है, ऑफ मेटल और नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ आप जो कंपाउंड बनाओगे बाइनरी कंपाउंड, उसको आप बोलोगे हाइड्राइड्स। फॉर एग्जांपल जैसे आपका H2O, तो एक ऑक्सीजन के साथ आपने जब दो हाइड्रोजन लगाए तो ये हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन बन गया। वैसे अगर कोई मेटल के साथ बनाना हो तो NaH, ये आपका मेटल है, उसके साथ एक हाइड्रोजन लगा, तो इसमें से अब आप दो एलिमेंट्स देख रहे हो, दे आर बाइनरी। ओके, तो इसमें क्या होता है, इनके फिर और डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो आप हाइड्राइड्स को फिर फर्दर डिवाइड कर सकते हो। तो टाइप्स लिख लेते हैं यहाँ पे, किस पे बेसिस पे इनको डिवाइड किया जाता है, इन द बेसिस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट, या जो एलिमेंट प्रेजेंट है, एंड द बॉन्डिंग प्रेजेंट। तो उसके बेसिस पे आपके पास होते हैं आयनिक हाइड्राइड्स, कोवैलेंट हाइड्राइड्स एंड मेटालिक हाइड्राइड्स। तो ये होते हैं बेसिक तीन टाइप के आपके हाइड्राइड्स। अब चलते हैं क्वेश्चन पे और एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है, हमें जो आयनिक हाइड्राइड्स के बारे में पूछा है, आयनिक हाइड्राइड्स आर क्रिस्टलीन, नॉन वोलेटाइल एंड नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट। तो इसको देख लेते हैं। जो आपके आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं, नाम से पता चल रहा है कि इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, यस, इसमें आयनिक बॉन्ड होगा। आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड किसके बीच में होता है, अनटिल और अनलेस आपके पास आयंस ना हो आप आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकते। तो इसमें आयंस होते हैं, और जनरली इसमें कौन सा आयन है, जो केटायन है वो आपका अल्काली या अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेंबर्स के बीच में होता है। और इसमें सेकंड जो होगा वो आपका हाइड्राइड है, जिसको हम H नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते। तो हमेशा याद रखना है ये जो हाइड्राइड है यहाँ पर मेटल हाइड्राइड्स में, सॉरी आयनिक हाइड्राइड्स में, दिस इज H नेगेटिव, तो इसको रिप्रेजेंट करता है आपका आयन। तो आपके दो टाइप के आयन्स हो गए, इनके बीच में अब आयनिक बॉन्डिंग बनती है। अगर आप देख रहे हो आयनिक बॉन्डिंग बन रही है, तो हमें पता है मोस्टली सारे आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं, आयनिक सॉलिड्स, इनमें क्या होता है, क्रिस्टलिन नेचर होता है। हमने दो टाइप के नेचर पढ़े हैं, क्रिस्टलिन नेचर, अमरफस नेचर। तो क्रिस्टलिन नेचर जो होते हैं उनके क्रिस्टल्स बनते हैं, सॉल्ट, रॉक सॉल्ट टाइप के क्रिस्टल्स, तो वो नेचर एक प्रेजेंट होता है इनमें। सेकेंडली नॉन वॉलेटाइल होते हैं। नॉन वॉलेटाइल मतलब क्या होता है कि अगर आप इसको ओपन एयर में छोड़ दो तो ये इतने जल्दी वेपराइज नहीं होते, ये नॉन वॉलेटाइल होते हैं। सेकेंडली उसके बाद हमको क्या देखना है इसका नेचर, नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग नेचर पता है, कंडक्टिंग यानी अगर आप इसके सॉलिड को किसी वाटर में रख दो, तो वो, अगर वाटर में ना रखो, नॉर्मली ऐसे रखो, तो इसमें से कोई भी हीट या इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कर पा रही हो तो वो कंडक्टिंग है, अगर नहीं कर पा रहा तो वो नॉन कंडक्टिंग है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन यहाँ क्या बोले, नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट की बात कर रहा है, यानी जब हम लोग उसको नॉर्मली ऐसे छोड़ दें, किसी वाटर के साथ या किसी के साथ मिक्स नहीं कर रहे, तो उसका कोई भी कंडक्शन नहीं है, एंड दिस इज ट्रू। जैसे आपने पढ़ा होगा सॉल्ट के लिए NaCl, NaCl को जब हम लोग नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी पास कराना चाहें तो ये पास नहीं करता, लेकिन अगर वहीं आप NaCl को वाटर में डाल दें, तो आपको पता है
सोडियम क्लोराइड इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर, तो वाटर में कंडक्ट करता है। तो वैसे ही आपका जो आयनिक सॉलिड है ये भी सॉल्ट की तरह बिहेव करता है और ये नॉन कंडक्टिंग होता है इन सॉलिड स्टेट, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट को देख लेते हैं। बी स्टेटमेंट आपका क्या था? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स एक्ट एज लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आप किसको बोलते हैं देखते हैं। तो हमने जो सेकेंड टाइप का सॉलिड हाइड्राइड पढ़ा था वो है आपका कोवेलेंट हाइड्राइड, और इसी के ही 3 टाइप्स होते हैं। एक है आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक है आपका इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, और एक है आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच। तो नाम से पता चल रहा है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो ये वो हाइड्राइड्स होते हैं जो आप नॉन मेटल के साथ बनाते हो, जैसे कि आपके ग्रुप 13 से लेके ग्रुप नंबर 17 तक, राइट, मोस्टली ग्रुप 15 से 17 तक। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले होते हैं वो ग्रुप 13 के साथ जो एलिमेंट्स हैं, आपके बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इन सब के साथ जो बनता है वो है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट टाइप। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होता है ग्रुप 14 के साथ, और इलेक्ट्रॉन रिच होता है ग्रुप 15 से लेके 17 तक के साथ। तो ग्रुप 13 के साथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों बोला जाता है उसे? तो अगर आपने देखा होगा बोरोन, तो बोरोन के साथ जो आप ले रहे हो BH3, अगर आप इसका ऑक्टेट बनाना चाहो तो क्या है, हमको पता है इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरोन के, और हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन ही है। तो अगर आप इसके चारों तरफ देखना चाहो तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल बोरोन के? अराउंड 6 ओनली। यहाँ पे कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्टेट तो यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। और जब हम ऑक्टेट इनकम्प्लीट देखते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और हमें पता है लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के थ्रू कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? दे आर लुईस एसिड। सो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपका करेक्ट है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है? ऑप्शन सी में ग्रुप 13 फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। सो अभी हम उसी की बात कर रहे थे, ये भी आपका एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है, डेफिशिएंट हाइड्राइड। और ये कौन से ग्रुप का मेंबर है? ग्रुप नंबर 13, ग्रुप 13। तो इसीलिए आप इसको भी बोल सकते हो इट इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और लास्ट स्टेटमेंट क्या है आपके पास? ग्रुप 15 to 17 फॉर्म इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। लेकिन अभी हमने देखा था इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हम किसे बोल रहे थे? ग्रुप 14 के मेंबर्स को। ग्रुप 14 के मेंबर्स यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे किस में आते हैं? 14th ग्रुप में, राइट। और इसको क्यों इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज बोला जाता है? क्योंकि अगर आप इनका ऑक्टेट बनाना चाहो, कार्बन के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन अगर 4 लगा रहे हैं आप तो इसमें ये और 4 इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो आप देख रहे हो कार्बन के अराउंड में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसा कंडीशन जहां आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो और कोई लोन पेयर प्रेजेंट ना हो, तब आप इसको बोलोगे ऑक्टेट कंप्लीट। और अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो हम इनको बोलते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, इनको बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। वेराज अभी जब हम लोग बात कर रहे थे ग्रुप 15 से लेके 17 तक, इनको इलेक्ट्रॉन रिच बोला जाता है, यानी इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स तो हो जाएंगे लेकिन इनके पास लोन पेयर भी प्रेजेंट होगा, और जब लोन पेयर प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं उनको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसीलिए वो हाइड्राइड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। तो अकॉर्डिंगली हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर डी। This is the incorrect statement that elements of group 15 and 17 form electron precise hydrides. So hope you understood it well. Best of luck.